करने के बाद आपने बोला था टर्म पेपर, तो फिर क्या हम वो अपना एक जो टॉपिक करना चाहते हैं रिसर्च, क्या हम आपको वो भी दे सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, आप वो भी अभी दे सकते हैं, आप मतलब बिल्कुल हमने लाइक आप बिल्कुल जी वो जी टॉपिक दे सकते हैं। और फिर आप कोशिश कीजिए, अगर अभी से आपके जहन में वो टॉपिक है तो आप कोशिश जी कीजिए कि आप उसी टॉपिक से रिलेटेड फिर पेपर कोशिश कीजिए निकालें और उसी टॉपिक को ही फिर प्रेजेंट करना शुरू करें। ठीक है, आई होप कि वो टॉपिक जो है वो जीयूआई डिज़ाइन से रिलेटेड हो, ताकि हमारा जो ऑब्वियसली क्योंकि हमारा कोर्स जीयूआई डिज़ाइन है, तो हम इस कोर्स के हवाले से भी चीज़ें जो है वो आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये राइट क्लियर सर, है? राइट क्लियर है ये बिल्कुल? जी सर। यस सर। ठीक है, सर आपने चलो। रिजल्ट अनाउंस कर दिया पिछला? नहीं यार, रिजल्ट अभी नहीं दिया, वो रिजल्ट बना हुआ मेरी टेबल पे रखा है। अच्छा सर। अब वो पीर मंगल को इंशाल्लाह उसको फाइनल करके मैं भेज दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, पास यूनिवर्सिटी तो सिर्फ सब लोग ही पीर हैं। और क्या कह रहे हो? यूनिवर्सिटी सिर्फ मंडे और थर्सडे को ओपन है ना सर? नहीं, यूनिवर्सिटी खुल तो रही है, मतलब खुली हुई होती है यूनिवर्सिटी, हम तो रोज ही जाते हैं। लेकिन ये कि वो ज्यादा स्टाफ जो है वो मंडे और थर्सडे को आता है, और मंडे और थर्सडे भी कहने की बात है, बस ये कि कुछ डिपार्टमेंट्स ने हर डिपार्टमेंट ने 2 दिन शेड्यूल किए हुए हैं अपने, कि वो 2 दिन कुछ स्टाफ आता है, सब स्टाफ भी नहीं आता, कुछ स्टाफ आता है, ताकि कुछ जो एक रूटीन के काम है वो चलते रहे। ठीक है। राइट सर। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इंटरेक्शन क्या होती है और इंटरैक्टिव सिस्टम क्या होता है, याद है? जी ठीक है, उसमें कोई क्वेश्चन किसी तरह का? कुछ याद है कि नहीं? जी जी सर, याद है। सर हम बात कर रहे थे ना कि इंटरफेस कैसा होना चाहिए जब यूज़र जो है वो उसको यूज़ करे, कितना जो है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए जीयूआई। नहीं, हमने ये बात नहीं की थी। हमने बेसिकली बात की थी, हमने कहा था कि जी जो यूजेबिलिटी है इंटरैक्टिव सिस्टम्स वो बेसिकली है क्या। ठीक है, और ये जो फील्ड है इसमें साइकोलॉजी भी शामिल है, जिसमें कंप्यूटर साइंस भी शामिल है, जिसमें टेक्निकल राइटिंग भी शामिल है, जिसमें इंस्ट्रक्शनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी शामिल है, जिसमें ह्यूमन फैक्टर्स एर्गोनॉमिक्स भी शामिल है, जिसमें एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी भी शामिल है। ठीक है, और जो सक्सेस स्टोरीज हैं उसकी हमने बात की थी। फिर हमने कहा था कि जी वो इंडिविजुअल यूज़र लेवल पे जीयूआई की क्या एडवांटेजेस हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि जी टैक्स रिटर्न जो आप फाइल करते हैं, अब एफबीआर की अगर एक बेहतर वेबसाइट है तो आप ज़्यादा आसानी से फाइल कर सकते हैं। डॉक्टर के लिए एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, तो वो कैसे आसानी से डायग्नोसिस में उसको हेल्प हो जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमने ये बात की थी कि जी विंडोज़ 10 और ये जो नए लुक एंड फील हैं, ऑब्वियसली ये हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और ये एक दिन में नहीं हुआ ऐसा कि हम इन तक पहुंच गए हैं। देयर हैव बीन सो मेनी लर्निंग्स। ठीक है, और स्मॉलर डिवाइसेस जो हमारे पास पहले थी जो अब हैं, उन स्मॉलर डिवाइसेस के लिए हमने जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करनी शुरू की है, और भी चीज़ों के लिए जिसको हम यूज़र फ्रेंडली कहते हैं। ठीक है, जिसका मतलब हमने कहा कि जी एक्सेसिबल भी होता है, कॉम्प्रिहेंसिबल भी होता है। यूज़र फ्रेंडली किसे कहते हैं? यूज़र फ्रेंडली फ्रेंड मतलब फ्रेंड जो है वो आपके लिए वैल्यूएबल भी इजी टू होता यूज। है, इजी टू यूज, आपके लिए हेल्प हेल्प भी आपकी कर देता है। ठीक है, अ फ्रेंड इज नॉट ओनली अंडरस्टैंडेबल बट आल्सो अंडरस्टैंड्स। ठीक है, ना सिर्फ ये कि फ्रेंड आपकी समझ में आता है, बट आपकी बात भी समझता है फ्रेंड। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जी सिस्टम्स जो हैं दे आल्सो नीड टू बी फ्लेक्सिबल इनफ। फ्रेंड जो होता है वो रिलायबल होता है। तो लेकिन ये भी जो मेजर्स हैं ये बड़े सब्जेक्टिव और बड़े वेग किस्म के मेजर्स थे। ठीक है, तो ऑब्वियसली वी वांटेड टू हैव अ सिस्टमैटिक अप्रोच जिसको इस्तेमाल करके हम यूजेबल सिस्टम्स फॉर स्पेसिफिक यूजर्स, यानी ऐसा नहीं होता कि एक सिस्टम आप बना दें तो वो तमाम यूजर्स के लिए काफ़ी हो जाए।
हम ऑब्वियसली यूजर्स को डिफाइन करते हैं। पहले हमें इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम यूजर को समझें कौन है यूजर। तो स्पेसिफिक यूजर के लिए किसी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में हमें कोई सिस्टम बनाना होता है, फिर हम ये सारी चीजें हम लेके फिर बना पाते हैं। तो यूजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की हम बात कर रहे थे कि जी हमने एक एग्जांपल ली थी मिलिट्री सिस्टम्स की कि जी मिलिट्री सिस्टम की एग्जांपल क्या थी कि जी मिलिट्री सिस्टम जो है वो परफॉर्मेंस उनको चाहिए, लेकिन मिनिमम स्किल लेवल रिक्वायर्ड हो उस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, और जो उसकी लर्नेबिलिटी हो यानी जो उसका लर्निंग कर्व हो वो कम से कम हो। ठीक है, तो अगर हमें पता होता है कि यूजर कौन है और वो किस कॉन्टेक्स्ट में किसी सिस्टम को इस्तेमाल करने वाला है, तो इट ओनली बिकम्स इजियर फॉर अस। ठीक है, तो इस तरह की हमने कुछ बातें की थी लास्ट क्लास में। आया कुछ याद? यस सर। अच्छा जी, तो अब हम क्या करें, अब हम आगे चलते हैं और अब हम जो है वो द प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन डिजाइन होता क्या है। हमने जो डिजाइनिंग की बात की, तो जो प्रोसेस है इंटरैक्शन डिजाइन का वो क्या होता है उसकी जरा बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या स्टेजेस हैं प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन डिजाइन में, किस तरह से किए जाते हैं इंटरैक्शंस को डिजाइन किस तरह से किया जाता है, उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, आई होप के अब आपको कुछ स्लाइड्स नजर आ रही है। यस सर। ठीक है जी सर। अच्छा जी, तो द प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन डिजाइन है क्या। हमने लास्ट क्लास में ये बात कर ली थी कि जी इसकी जरूरत क्यों है, हमारे लिए यूजर्स को अलग अलग कैटेगराइज करना क्यों जरूरी है, हम क्यों ये चाहते हैं कि हम पहले यूजर के बारे में जान जाएं और उसके बाद सिस्टम को डिजाइन करना शुरू करें, ताकि हम यूजर की जो नीड्स हैं उनको केटर कर सकें। हमारा डिजाइनिंग अ सॉफ्टवेयर सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि हम यूजर की नीड्स को केटर कर सकें। ठीक है, पिछली दफा किसी ने ये बात भी की थी कि जी वो अगर सिस्टम बहुत अच्छा है वो एडॉप्ट नहीं हो पाता या लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते। तो उसमें हमने बात ये की थी कि जी इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक तो ये कि हमने जो यूजेबिलिटी की पहले बात की थी वो अगेन इट गोज बैक टू द डेटाबेस डिजाइन एंड द लॉजिक डिजाइन एंड ऑल दैट। लेकिन हम जिस चीज की बात कर रहे हैं जीयूआई, वो है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इंटरेक्शन हमें जब यूजर के साथ डिजाइन करना है तो हमें जो मेंटल मॉडल है यूजर का वो भी समझने की जरूरत है, और उसके लिए हम मेटाफर्स इस्तेमाल करते हैं। तो मेटाफर्स ऑफ ह्यूमन थिंकिंग क्या होते हैं कि जी यूजर किसी अगर चीज से वाकिफ है, अगर किसी चीज को रियल लाइफ में इस्तेमाल करता है, तो हम कोशिश करके जो रियल लाइफ मैपिंग्स हैं वो इस्तेमाल करें उस यूजर की इंटरेक्शन को डिजाइन करने के लिए, ताकि जो लर्निंग है वो कम से कम हो सके। ठीक है, और हम जो लर्निंग कर्व है उसको बहुत कम से कम रखना चाहते हैं, ताकि जो हमारा यूजर है उसके लिए इट शुड बी अ सीमलेस प्रोसेस। ठीक है ये बात। अच्छा, तो 4 बेसिक एक्टिविटीज हैं इंटरैक्शन डिजाइन की और 3 की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो क्या क्या है हम देखते हैं। जो प्रैक्टिकल इश्यूज हैं वो हम देखेंगे कि यूजर्स कौन है, नीड्स क्या हैं, कहाँ से आएंगी नीड्स, वेयर डू ऑल्टरनेटिव्स कम फ्रॉम एंड हाउ डू यू चूज अमंग द ऑल्टरनेटिव। अब ऑल्टरनेटिव्स भी आ गए तो चूज कैसे करें, कौन सा ऑल्टरनेटिव सबसे अच्छा है। ठीक है, लाइफ साइकिल मॉडल्स जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इस्तेमाल करते हैं उनको हम इंटरैक्शन डिजाइन के साथ कैसे एसोसिएट करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, और जो HCI के मॉडल्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, तो जो इंटरैक्शन डिजाइन हम पहले बात कर चुके हैं कि इट इज अ प्रोसेस, और प्रोसेस भी गोल डायरेक्टेड है जो कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो। प्रॉब्लम को सॉल्व करने से मुराद क्या कि किसी ऐसे इशू को जो कि यूजर फेस कर रहा है उसको रिजॉल्व कर रहा हो, और जो टारगेट डोमेन है हमारे पास हमें वो पता हो, और अगेन मटेरियल कॉस्ट फीजिबिलिटी हमारे सामने है। इट इज अ क्रिएटिव एक्टिविटी एंड इट इज अ डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी टू बैलेंस ट्रेड ऑफ्स। ट्रेड ऑफ्स क्या होते हैं? सर ये होता है अपना गिव एंड टेक होता है, मतलब जो Exactly. आप इसको अब गिव एंड रिस्पॉन्ड कर टेक रहे के हैं वो। क्या आप किसी इंटरफेस में क्या चीज आप रख सकते हैं, क्या चीज आप नहीं रख सकते। ऑब्वियसली देयर आर, नहीं हो सकता कि आप सब कुछ रख सकें, क्योंकि देयर आर ऑलवेज लिमिटेशंस। कभी स्क्रीन स्पेस की लिमिटेशंस होती हैं, कभी मेमोरी की लिमिटेशंस होती हैं, कभी कलर की लिमिटेशंस होती हैं, कभी कस्टमर की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं स्पेसिफिक। तो दैट इज
again you need to make sure कि you balance the trade-offs. ठीक है? अच्छा, it is a representation, a plan for development, a set of alternatives and successive elaborations. ये interaction design की हम पहले बात कर चुके हैं, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। 4 जो बेसिक एक्टिविटीज है इंटरेक्शन डिजाइन की, उनमें सबसे पहली है आइडेंटिफाइंग नीड्स एंड एस्टैब्लिशिंग रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स, अच्छा ये मैं पढ़ देता हूँ फिर एक एक करके आते हैं सब पे। डेवलपिंग ऑल्टरनेट डिजाइंस, बिल्डिंग इंटरैक्टिव वर्जन्स ऑफ द डिजाइन एंड इवैल्यूएटिंग डिजाइंस। ठीक है, अच्छा ये जो 4 एक्टिविटीज हैं बेसिकली, हमने ये पहले भी किसी ना किसी तरह से, आप लोग सब क्योंकि कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि जी हम यही 4-5 जो एक्टिविटीज होती हैं, इन्हीं एक्टिविटीज के अंदर घूमते हैं, और जितने भी हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मॉडल्स हैं वो इन्हीं एक्टिविटीज के इर्द गिर्द घूमते हैं। हम इन 4 एक्टिविटीज को फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरैक्शन डिजाइन कंसिडर कर रहे हैं। और सबसे पहला जो इसमें एक्टिविटी है, सबसे पहली वो आइडेंटिफाइंग नीड्स एंड एस्टैब्लिशिंग रिक्वायरमेंट्स है। यानी कस्टमर की नीड आपने जाननी है विद रिस्पेक्ट टू इंटरैक्शन डिजाइन। यानी कस्टमर हो सकता है वॉइस इंटरैक्शन चाहता हो, आपने कभी उससे पूछा ही नहीं कि भाई वॉइस इंटरैक्शन कैसी रहेगी। हो सकता है वो जेस्चर बेस्ड इंटरैक्शन चाहता हो, आपने पता ही नहीं किया कि जेस्चर बेस्ड इंटरैक्शन जो है वो कस्टमर की नीड है या नहीं। तो यू नीड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द नीड ऑफ कस्टमर एंड एस्टैब्लिश द रिक्वायरमेंट। एस्टैब्लिश का जहाँ पे लफ्ज आ जाता है ना, तो वहां पे हम ये कहते हैं कि इट इज नॉट जस्ट आस्किंग द क्वेश्चन एंड गेटिंग एन आंसर एंड नोइंग कि जी ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। You need to probe into the answers of the user so that you can establish that this is what the customer requires and this is what the customer needs. ठीक है, और फिर आपने उन requirements को उन needs को freeze करना होता है। freeze करने से क्या मुराद है? जमा देना, फ्रीजर में रख देना, डॉक्यूमेंट बना के फ्रीजर में रख दिया। मतलब एक स्टेबल पॉइंट पे लाके दोनों विन विन सिचुएशन में उनको करना पड़ेगा। एक स्टेबल पॉइंट पे लाके आपने कस्टमर से जो डॉक्यूमेंट होते हैं ना, सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, एसआरएस डॉक्यूमेंट होता है, एफएस डॉक्यूमेंट होता है, मतलब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, और बहुत सारे इस तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इस पे आप कस्टमर के भी सिग्नेचर्स लेते हैं। मैं तो स्पेसिफिकली इंटरेक्शन डिजाइन के हवाले से बात कर रहा हूँ ताकि भाई ये स्टैब्लिश हो सके कि जी कस्टमर ने ये रिक्वायरमेंट्स की कही है। वरना क्या होता है, वरना आप जब तक आप स्कोप डिफाइन नहीं करते ना, तो क्या होता है, स्कोप फैलता चला जाता है। कस्टमर ये कहता रहता है कि भाई इसमें ये भी डाल दो, इसमें ये भी डाल दो, इसमें ये भी डाल दो, इसमें ये भी डाल दो। तो होता क्या है, काम खत्म नहीं हो पाता। और फिर बाज़ दफा कस्टमर्स क्योंकि बहुत ज्यादा अवेयर नहीं होते टेक्निकल डिजाइन से या चीजों से, तो उन्हें लग रहा होता है कि भाई ये तो एक छोटा सा बटन है जो कि ऐड करना है। अब ये तो आपको पता है ना कि उस छोटे से बटन को ऐड करने का क्या मतलब है, उसके पीछे फंक्शनैलिटी कैसे ऐड होगी, उसको इंटरफेस पे आप बैलेंस कैसे करेंगे, उसकी जगह ट्रेड ऑफ क्या होगा, क्या चीज जाएगी और क्या चीज आएगी वहां पे। तो अगेन दैट इज व्हाई यू नीड टू एस्टैब्लिश द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, दूसरा स्टेप डेवलपिंग ऑल्टरनेट डिजाइन। यानी ऐसा नहीं हो एवरी, एक बात याद रखिए कि एवरी डिजाइनर लव्स देयर ओन डिजाइंस। यानी मैंने अगर कोई डिजाइन बनाया है ना, तो मुझे सबसे ज्यादा उससे मोहब्बत होगी, चाहे वो कस्टमर की नीड्स को, उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता हो या नहीं करता हो, क्योंकि मैंने बना दिया है। अच्छा, हर डिजाइनर को होती है। अगर आप में से कोई लोग डिजाइन करते हैं तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से आइडिया होगा कि डिजाइनर अपने डिजाइन के बारे में बड़े सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, वो समझते हैं कि बस क्योंकि उन्होंने डिजाइन कर दी है कोई चीज, तो अब बस दिस इज द फाइनल वर्ड, ये हुर्फ आखिर है। कस्टमर को ट्रेन करना चाहिए हमें कि वो इस डिजाइन को इस्तेमाल करने के काबिल हो सके। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। whenever we are designing something, we need to make sure that we develop alternate designs. अच्छा, कुछ डिजाइनर्स क्या करते हैं, एक डिजाइन सबसे अच्छा बना लिया जो उनके दिल के सबसे करीब है, उन्होंने कहा भाई ये मुझे पसंद है, बस यही है डिजाइन फाइनल। बाकी जो डिजाइन बनाते हैं वो उनकी दानिश में जरा हल्के बनाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते, उसमें बस चीजें ऐसी डाल देते हैं और कहते हैं यार देखो पसंद तो यही आएगा, देखना। अच्छा, कभी कभार तो ठीक है ऐसा हो जाता है, लेकिन बाज़ दफा ऐसा भी होता है कि कस्टमर कहता है नहीं यार दूसरा डिजाइन अच्छा है। अब डिजाइनर खुद परेशान होता है कि यार मैंने तो ये बड़ा हल्का डिजाइन बनाया था, ये कैसे पसंद आ गया कस्टमर को। तो अगेन ये प्रूफ करने के लिए काफी है कि कस्टमर्स एंड यूजर्स दे हैव देयर ओन माइंड, they do not think from a designer's perspective, they think from a user perspective,
और वो जब यूजर पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं चीजों को, तो उनके लिए जो चीजें अहम होती हैं हमें ये समझना चाहिए कि उनके लिए क्या चीजें अहम है, ठीक है। दैट इज व्हाई वी नीड टू डेवलप ऑल्टरनेट डिजाइंस। फिर बिल्डिंग इंटरैक्टिव वर्जन्स ऑफ द डिजाइंस, यानी कस्टमर को सिर्फ आप स्टैटिक इमेजेस नहीं दिखाते, आप उससे इंटरैक्शन भी करवाते हैं डिजाइंस के साथ, ताकि वो थोड़ा सा और आगे तक जाए जो डिजाइन फेज है उसकी इवैल्यूएशन में, कि उसे पता चले कि जो एक्सपीरियंस होगा उसे किसी डिजाइन को इस्तेमाल करने का, वो एक्सपीरियंस कैसा होगा। As a good GUI designer, you need to make sure that you design a good experience for the user, ठीक है। एक टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं जिसको UX लिखते हैं अपनी, तो यूजर एक्सपीरियंस। तो यूजर एक्सपीरियंस भी कोई ऐसे ही नहीं हो जाता कि यूजर एक्सपीरियंस आपने एक डिजाइन बना दिया और डिजाइन जो है वो उसको इस्तेमाल करने से यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा हो गया। यूजर एक्सपीरियंस को भी डिजाइन किया जाता है कि जी यूजर को कैसे आपने अच्छा एक्सपीरियंस देना है। ऑब्वियसली बुरी चीजें भी होती हैं किसी सिस्टम को इस्तेमाल करने में, तो हम सेगमेंटेशन भी करते हैं कि जी अच्छे एक्सपीरियंस को हम कंटिन्यूस रखें या बुरे एक्सपीरियंस को बीच बीच में कहीं डाल दें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज होती है कि हमें सेगमेंटेशन करनी होती है गुड और बैड एक्सपीरियंसेस के साथ, के पहले पार्ट में बुरे एक्सपीरियंसेस रखें और बाद में गुड एक्सपीरियंस डालें, ताकि कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड फील करता हुआ जाए एप्लीकेशन से, ठीक है। ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। देखने में ऐसा लगता है कि यार ये तो छोटी छोटी सी चीजें, मगर in terms of how users use the application, they can make or break your application, ठीक है। और हमने एक नहीं ऐसे हजारों केसेस देखे हैं जिसमें कस्टमर को शुरू में मजा नहीं आया, उसने कहा नहीं मैं इस्तेमाल करता, हालांकि एप्लीकेशन बहुत अच्छी थी, ठीक है। उसने कहा शुरू में कुछ उसके बुरा एक्सपीरियंस हुआ, उसने कहा नहीं भाई मुझे नहीं इस्तेमाल करनी है, उसमें तो ये मसला होता है, ठीक है। फिर वो कई सालों बाद जाके जब उसको कोई कहता है कि नहीं भाई ये शुरू में ऐसा है, बाद में बड़ा अच्छा इसका एक्सपीरियंस है, तो वो इस्तेमाल करता है। तो व्हाई वुड यू वांट टू लूज सच यूजर्स बिकॉज ऑफ अगेन इनिशियल बैड एक्सपीरियंसेस। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑब्वियसली डिफरेंट तरह के केसेस होते हैं। फिर इवैल्यूएटिंग डिजाइन, और इवैल्यूएट करने के लिए हमने पिछले सेमेस्टर में भी इवैल्यूएशन मेथड्स पढ़े थे बहुत सारे, ठीक है। कोई एक दो नाम बताएगा कोई? प्लान कोई नाम याद है तुम्हें इवैल्यूएशन मेथड्स का? सर मॉडल्स थे जो ह्यूरिस्टिक वगैरह सर, आई थिंक। बिल्कुल ठीक है, ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन थी, और कुछ रूल्स थे सर, उसमें भी रूल्स थे काफी जो हमने पढ़े थे। किसी को याद नहीं है? नबील? सर मैं इत्तेफाक से सर लास्ट सेमेस्टर में मतलब आपका कोर्स मैंने नहीं लिया था। अच्छा, सॉरी स्पेसिफिक नाम याद नहीं है, हम सर्वे करके भी इवैल्यूएट कर सकते हैं कि सर्वे ही करते हैं वो इवैल्यूएशन डेटा फीडबैक कलेक्शन। हाँ, लेकिन वो डेटा फीडबैक कलेक्शन नहीं, मतलब बहुत सारे यूज नाम केसेस थे, सर होते हैं होंगे। कॉग्निटिव वॉक थ्रू, ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन, ठीक है। इस तरह के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स थे कि हम डिजाइन्स को इवैल्यूएट कर सकें, ठीक है। सर्वे तो एक जनरल मेथड है जो कि कोई आदमी भी कर सकता है। अगर मैं किसी सोशल साइंस के स्टूडेंट से भी पूछूं ना कि तुम फीडबैक कैसे लोगे, इवैल्यूएट कैसे करोगे किसी चीज को, तो वो भी यही कहेगा फॉरम कि सर्वे कर लें, ठीक है। तो लेकिन अगेन बीइंग अ कंप्यूटर साइंस एमएस लेवल स्टूडेंट, अगर आपसे कोई ये कहे कि इवैल्यूएट कैसे करेंगे डिजाइन, तो यू शुड बी नोइंग कि जी स्पेसिफिक मेथडोलॉजीज हैं क्या किसी चीज को इवैल्यूएट करने के लिए, स्पेशली डिजाइन को इवैल्यूएट करने के लिए, ठीक है। अगर अच्छा, तो अब ये हमने जो 4 एक्टिविटीज थी, उसके बाद हम 3 की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। 3 की कैरेक्टरिस्टिक्स दैट परमेट दीस 4 एक्टिविटीज। ये जो 4 एक्टिविटीज हमने बात की, 3 की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इन 4 एक्टिविटीज को परमेट करती है, यानी फन, फोकस ऑन यूजर्स अर्ली इन द डिजाइन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द आर्टिफैक्ट। यूजर को हमें इंगेज रखना है इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द डिजाइन, ठीक है। क्यों इंगेज रखना है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो यूजर का इंटरेस्ट और यूजर का फीडबैक हमें मिल सकता है वो इनिशियल पार्ट में ही मिलेगा,
ठीक है, जब इनिशियल पार्ट में हमें यूजर का इनपुट मिल रहा होगा तो हम आगे बढ़ेंगे तो यूजर हमारे साथ साथ ही आगे बढ़ रहा होगा। ये बिल्कुल उसी तरह है। आपको याद होगा एक दफा मैंने क्लास में शायद एक टनल बनाया था, उसको आप डिजाइन टनल के तौर पे अगर समझे तो एक टनल है जिसमें एक एंड से ट्रेन एंटर होती है और दूसरे एंड से निकल जाती है। ठीक है, तो लेट्स से कि अगर ये डिजाइन ट्रेन है और ये जो टनल है ये डिजाइन टनल है, तो ट्रेन अगर एक एंड से एंटर हो रही है और दूसरे एंड से निकल रही है, यानी एंटर हो रही है वो रिक्वायरमेंट्स लेकर और एग्जिट हो रही है वो प्रोडक्ट के साथ, तो बीच में कस्टमर की इंटरेक्शन नहीं है ना बिल्कुल भी। लेकिन अगर यही टनल हर स्टेशन पे रुकती है और बीच में टनल में विंडोज बनी हुई हैं जो कि हमने बोर्ड पे बनाई हुई थी, और ट्रेन एंटर होती है और हर विंडो पे रुकती है और हर विंडो पे रुक के कस्टमर से पूछती है कि जी अब क्या रिक्वायरमेंट्स है तुम्हारी, तो जो एंड पे प्रोडक्ट हमारे सामने आएगी वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स तो उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट होंगी ना। कस्टमर का फिर कोई एतराज या यूजर का कोई एतराज उस पर बनेगा नहीं, बजाय इसके कि आप बस शुरू में उससे बात करें और एंड में उसको प्रोडक्ट ले जाके हाथ में पकड़ा दें। वो कहेगा भाई ये क्या है, मैंने ये तो नहीं कहा था, क्योंकि आपने उससे कंटिन्यूस फीडबैक लिया नहीं ओवर द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट, ओवर द पीरियड ऑफ डिजाइन। तो अगेन वी नीड टू तीन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें सबसे पहली वी नीड टू फोकस ऑन यूजर्स अर्ली इन द डिजाइन एंड इवैल्यूएशन। जो सेकंड की कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज आइडेंटिफाई, डॉक्यूमेंट एंड एग्री स्पेसिफिक यूजेबिलिटी एंड यूजर एक्सपीरियंस गोल्स। जो हमने पहले भी बात की है उसी की एक हमने पहले दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स में जो एक्टिविटीज थी उसमें कर ली कि जी डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। डॉक्यूमेंट करना क्यों जरूरी है? ताकि कल को मैं ये ना कह सकूं कि नहीं ये तो मैंने नहीं कहा था, भाई मैंने कहा था और ये लिखा हुआ, आपने कहा था और ये लिखा हुआ, और ये आपके एग्रीमेंट जो है वो इस पे आपने साइन किया हुआ है। ठीक है, तो you need to identify, document and agree on usability and user experience goals। ये सिर्फ फंक्शनैलिटी की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है यूजेबिलिटी और यूजर एक्सपीरियंस गोल्स की। दे आल्सो नीड टू बी अग्रीड अपॉन। ठीक है, तीसरी आइटरेशन इज इनएविटेबल। आइटरेशन क्या आपने एक डिजाइन बनाया और उसके बाद उसमें चेंजेस आए और उसके बाद आपने उसको रीडू किया और एक नई चीज सामने आई, ऐसा होता है। दिस इज इनएविटेबल, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। कीप दैट इन माइंड। ठीक है, ताकि जब आप अपनी टाइमलाइन बना रहे हो आपको पता हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप फर्स्ट आइटरेशन बनाए और कस्टमर क्या है बेस्ट है, मतलब इससे अच्छी तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। ये बात याद रखिए कि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, और फेसबुक अभी अपग्रेड हुआ है, फेसबुक का पूरा यूआई चेंज हो गया। किसका? मैं बोल रहा हूं अभी फेसबुक का पूरा यूआई अभी चेंज हुआ है दोबारा से। बिल्कुल। तो अब आप देखें ना, एक ऐसी एप्लीकेशन जो कि दुनिया में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें अब आप कहें यार उसमें क्या अब क्या इम्प्रूवमेंट करेंगे, लेकिन फिर हर 6 महीने बाद कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट आ जाती है। ठीक है, तो देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। हम अभी सिर्फ डिजाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आइटरेशन इन टर्म्स ऑफ डिजाइन इट इज इनएविटेबल, डिजाइनर्स नेवर गेट इट राइट द फर्स्ट टाइम। ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज जो हमें इंपॉर्टेंट हैं, हमें जानने जरूरी हैं। हु आर द यूजर्स, व्हाट आर नीड्स एंड वेयर डू अल्टरनेटिव्स कम फ्रॉम, हाउ डू यू चूज अमंग द एक्टिविटीज। तो सबसे पहले हु आर द यूजर्स। ऑब्वियसली यूजर्स आर नॉट एज ऑब्वियस एज यू थिंक। आप हमें ऐसा लगता है कि जी हमें तो पता है इस एप्लीकेशन के यूजर कौन है, लेकिन होता आमतौर पे ऐसा नहीं है। यूजर जरूरी नहीं है कि वो हो जो कि आप समझ रहे हो कि यूज करेगा। अच्छा, ऐसा बहुत दफा हुआ और बहुत सारी प्रोडक्ट्स के साथ हुआ। मतलब मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो डव सोप जो है, जो उसके इंटेंडेड यूजर्स थे उन्होंने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, डव सोप बैक इन द टाइम डिजाइन किया गया था इंडस्ट्रियल। डव सोप नाम सुना है ना आपने? यस सर। ठीक है, डव सोप डिजाइन किया गया था इंडस्ट्रियल वर्कर्स, क्योंकि वो काम करते थे दिन रात मशीनों में, हाथ उनके बहुत सा हाथ पैर सख्त हो जाते थे, तो उनके लिए डिजाइन किया गया था कि उनके हाथों का मॉइस्चर जो है वो मेंटेन रह सके। लेकिन जब वो लॉन्च हुआ तो इस्तेमाल किसी और ने किया, तो फिर उसको रीब्रांड करके दोबारा लॉन्च कर दिया। उन्होंने कहा भाई बिला वजह हम क्यों मेहनत करें कि नहीं ये आपके लिए है, आप इस्तेमाल करें, जो इस्तेमाल कर रहा है उसी के लिए ही ब्रांड करके उसको फिर से लॉन्च कर दें। अच्छा, इस तरह की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। तो हम जब
इंटरेक्शन डिजाइन की बात करते हैं तो हम भी ये कह रहे हैं कि जी यूजर्स आर नॉट एज ऑब्वियस एज यू थिंक कि जी दोज हु इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द प्रोडक्ट, सबसे पहले आपको उनका पता होना चाहिए कि वो कौन है. दोज हु मैनेज द डायरेक्ट यूजर्स, दोज हु रिसीव आउटपुट फ्रॉम द प्रोडक्ट, दोज हु मेक द परचेसिंग डिसीजन, दोज हु यूज कंपैरेटर्स प्रोडक्ट, ये सारे आपके इंटेंडेड यूजर्स हो सकते हैं. तो ईजॉन का एक मॉडल भी हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, यूजेबिलिटी का, ठीक है, पिछले कोर्स में. ईजॉन ने 1987 में 3 कैटेगरी ऑफ यूजर्स बनाई और उसने कहा कि जी यूजर जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी होते हैं. प्राइमरी यूजर वो होता है जो कि फ्रीक्वेंटली आपके सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा होता है, उसके साथ इंटरेक्शन डायरेक्टली करता रहता है फ्रीक्वेंटली, यानी हर रोज करता है या हर रोज कुछ घंटे करता है या हर हफ्ते तो करता ही करता है. सेकेंडरी यूजर वो होते हैं जो कि ओकेजनल या इनडायरेक्टली आपके सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं. ओकेजनल का मतलब ये कभी कर लिया, महीने में एक दफा सिस्टम इस्तेमाल कर लिया, मैनेजर है उसने देख लिया सिस्टम. टर्शरी यूजर वो होता है जो कि उस सिस्टम के इंट्रोड्यूस होने से इफेक्ट उसको पड़ता है या फिर वो उसको इन्फ्लुएंस करता है, परचेज को इन्फ्लुएंस करता है उसकी. आमतौर पे जो ऑर्गेनाइजेशंस में यूजर होता है वो डिसीजन नहीं ले रहा होता कि हमें कौन सा सॉफ्टवेयर खरीदना है, बल्कि मैनेजर लेवल पे या डायरेक्टर लेवल पे ये डिसीजन ले रहे होते हैं कि कौन सा सिस्टम खरीदा जाना है. तो ये टर्शरी यूजर होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं परचेसिंग डिसीजन को. यूजर कोई और होता है लेकिन डिसीजन कोई और ले रहा होता है परचेस करने का. तो वी नीड टू नो कि कौन सी कैटेगरी यूजर की है और कौन एग्जैक्टली यूजर है, ताकि हम सिस्टम को बेहतर तरह से इस्तेमाल कर सकें. अब हु आर द स्टेक होल्डर्स? अब फॉर एग्जांपल जो सिस्टम है, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है, तो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के डायरेक्ट जो यूजर्स हैं वो कौन है? कैशियर्स जो चेकआउट पे चेकआउट कर रहे हैं, आपको चेकआउट करके दे रहे हैं. लेकिन भाई वही सिस्टम जो है, इन्वेंट्री वाले लोग जो है वो भी तो उसी सिस्टम से इनपुट कर रहे हैं. वो लोग जो कि इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं, जो कि माल रिसीव करते हैं, इन्वेंट्री रिसीव करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह इनपुट कर रहे हैं ना. कस्टमर्स जिनको बिल मिलता है, जिनको स्लिप मिलती है, वो भी तो किसी ना किसी तरह से स्टेक होल्डर्स हैं. और ऑब्वियसली जो ओनर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, वो भी तो स्टेक होल्डर्स हैं सिस्टम का, वो भी तो ओकेजनल यूजर्स हैं. तो अगेन वी नीड टू केटर टू द नीड्स ऑफ ऑल दीज टाइप्स ऑफ यूजर्स. ठीक है. अच्छा, ऑब्वियसली जब यूजर डिफरेंट है तो यूजर की कैपेबिलिटीज भी डिफरेंट होती हैं. ह्यूमंस वेरी इन मेनी डायमेंशंस, यानी कि हम जो जिस तरह की डिवाइसेस आज इस्तेमाल करते हैं, तो साइज ऑफ हैंड में इफेक्ट द साइज एंड पोजीशनिंग ऑफ इनपुट बटन्स. हमने फिट्स लॉ की बात की है पिछली दफा भी. हमें पता है कि जी जो डिस्टेंस है किसी भी एक चीज का, किसी भी एक बटन का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. कीबोर्ड पे आप देखते हैं एंटर के बटन बड़े क्यों होते हैं, प्लस का बटन कैलकुलेटर में बड़ा क्यों होता है, जीरो के बटन डबल क्यों दिए हुए होते हैं? क्योंकि ये जो बटन्स हैं इनका साइज, आपके हाथ का साइज, ये बड़ा मैटर करता है. इतने साइजेस में फोन्स आते हैं, इतने साइजेस में कैलकुलेटर्स आते हैं. कीबोर्ड के साइजेस डिफरेंट होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि ह्यूमंस हैं, इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट नीड्स. तो वी नीड टू मेक श्योर कि जी कौन यूजर है, क्या उनकी कैपेबिलिटीज है. मोटर एबिलिटीज डिफरेंट होती हैं. ठीक है. लोगों की हाइट जो है उससे बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क पड़ता है आप किस तरह की डिजाइन कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, आप एक एलिवेटर में जब आप बटन का पैनल लगाते हैं, हमने शुरू में भी बात की है बटन पैनल की, उसकी हाइट कितनी रखनी है. ठीक है. जब आप यूरोपियन कंट्रीज जाते हैं तो उसकी हाइट आपको थोड़ी सी ऊंची मिलती है. क्यों? क्योंकि वहाँ जो एवरेज हाइट है वो ज्यादा है. जब आप एशियन कंट्रीज में जाते हैं तो उस एलिवेटर की हाइट आपको थोड़ी नीचे मिलती है, क्योंकि एवरेज हाइट वहाँ पे कम है. तो अगेन ऑल दीज आर डिजाइन डिसीजंस. ऐसा नहीं है कि ये किसी ने बस वैसे ही सोचा और अपनी मर्जी से किसी भी जगह पे लगा दिया. कहीं राइट पे आप एलिवेटर में एंटर होते हैं, आपको कहीं राइट में बटन्स मिलते हैं, कहीं पे आपको लेफ्ट पे बटन्स मिलते हैं. ऑल दीज आर वेरी कॉन्शियस डिसीजंस. कॉन्शियस डिसीजन से मेरी मुराद ये कि ये कोई तुक्का नहीं लगा रहा होता कोई कहीं बटन्स रख दिए जाएं. These are all research based, experience based decisions, ताकि जो यूजर का एक्सपीरियंस है ऑफ यूजिंग दोज प्रोडक्ट्स वो बेहतर हो सके. ठीक है. क्लियर है? नीड्स क्या होती हैं? अच्छा, नीड्स जो है ना,
वो एक तो ये कि यूजर्स को सबसे पहले पता नहीं होता कि हो क्या क्या सकता है। अब यूजर बड़ा हैरान होता है, अच्छा ये भी हो सकता है, जब आप उसको बताना शुरू करते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यूजर बड़ा हैरान होता है कि भाई अच्छा ये भी हो सकता है। तो यूजर को तो ये पता नहीं होता आमतौर पे कि क्या क्या हो सकता है। तो यूजर जो है वो हमें ये बता भी नहीं सकते कि उन्हें चाहिए क्या। वो हमें क्या बता सकते हैं, वो हमें सिर्फ ये बता सकते हैं कि भाई मेरा गोल ये है, मुझे करना एट द एंड ऑफ द डे ये है। अब उसका तरीक़ेकार क्या होगा, तरीक़ेकार उसका हाईली एफिशिएंट होगा या उसका तरीक़ेकार 10 स्टेप्स पर मबनी होगा, ये आप उसे बताएंगे। उसका एक्सपीरियंस असल में उसकी तो एक नीड है, ठीक है, बाज़ दफा उसको वो भी नहीं पता होता उसकी नीड क्या है, वो भी आपने उससे उगलवानी है, ठीक है। उगलवानी के लिए खास वर्ड इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन, ठीक है। आप उगलवाते हैं यूजर से उसकी रिक्वायरमेंट थ्रू मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस, थ्रू मुख्तलिफ इवैल्यूएशन मेथोडोलॉजीज आप इस्तेमाल करते हैं और फिर आप यूजर से इलिसिट करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट उसके बताए बगैर भी एट टाइम्स। ऐसा नहीं होता कि यूजर जो है वो जो रिक्वायरमेंट बता रहा है वो सही हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। आप एक कपड़ा लेते हैं मार्केट से और आप टेलर के पास जाते हैं और आपके जहन में ये होता है कि भाई इस कपड़े की आप शेरवानी सिलवा लेंगे। आप टेलर के पास बड़ी खुशी खुशी लेके जाते हैं, आप कहते हैं भाई मुझे इस कपड़े की शेरवानी सिलवानी है। तो टेलर आपको बताता है ना कि भाई इस कपड़े की शेरवानी नहीं सिल सकती। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो बाज़ दफा अब यूजर कहता है नहीं मुझे तो सिलवानी है, हो गएगा भाई आप सिलवाएंगे तो एक तो इसका फिट सही नहीं आएगा या एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी रीजन होगा, वो फिर आपको बताने की कोशिश करता है कि जी ये रिक्वायरमेंट आपकी शेरवानी की रिक्वायरमेंट है, जरूर आप 100% बनाइए शेरवानी, मैं शेरवानी आपकी जरूर सी सकता हूँ लेकिन इस कपड़े से नहीं सिल सकती, ठीक है। तो बाज़ दफा यूजर को नहीं पता होता कि व्हाट दे नीड एंड द काइंड ऑफ रिसोर्सेज दे एक्सपेक्ट कि जी वो इन नीड्स को फुलफिल करने में कामयाब हो जाएंगे, वो नहीं होता ऐसा। तो अगेन नीड्स जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना सबसे पहले। तो इंस्टेड लुक एट एग्जिस्टिंग टास्क, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट इन व्हिच एक यूजर्स सवाल ऑपरेट है। दीस टास्क। एक मिनट पहले ये खत्म कर लें फिर क्वेश्चंस कर लें, ठीक है। तो हमें यूजर्स को उनके कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेट करते हुए देखना होता है, उनको ये देखना होता है कि उनको कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर है जिसका वो इस्तेमाल करते हैं और कौन सा टास्क है जो वो अचीव करते हैं उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके, ठीक है जी। खुरम अब बात कीजिए। कभी कभार ऐसे रिजिड किस्म के यूजर्स आ जाते हैं कि कैसे वो किस्म के? अपनी नीड जो है रिजिड किस्म के मीन ठीक है। कि हम जो उनका गोल है आइडेंटिफाई कर लेते हैं और हम उसके अकॉर्डिंग ऑप्टिमल सॉल्यूशन डिजाइन कर रहे होते हैं, बट वो कहते हैं हमें ये चाहिए भाई। ठीक है, बिल्कुल ऐसा होता है। अगर ऐसा यूजर है तो आप क्या करेंगे, आप उस यूजर की नीड को फुलफिल कर देंगे या फिर आप उसको जो हमने पहले बात की कि डिजाइन प्रोसेस में अपने साथ लेके चलेंगे कि देखो भाई मैं तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, जो तुम कह रहे हो वैसा कर रहा हूँ लेकिन उसका रिजल्ट ये आ रहा है और जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, इसीलिए तो हम ऑल्टरनेटिव डिजाइन की हमने बात की शुरू में। आप ऑल्टरनेट डिजाइन बनाते हैं ताकि यूजर उन डिजाइन को एक्सपीरियंस कर सके और अपने एक्सपीरियंस को भी इवेल्युएट कर सके। यूजर एक्सपीरियंस, हमें तो एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन करना है ना भाई, यूजर खुद पता चल जाएगा उसको इस्तेमाल करके कि कौन सी चीज ज्यादा बेहतर है। तो कभी ऐसा नहीं होता कि एक चीज जो कि डिजाइनर डिजाइन करे उस पर यूजर मान जाए या यूजर जो चीज कह रहा हो उस पर डिजाइनर मान जाए। देयर इज ऑलवेज अ मिडिल ग्राउंड दैट वी नीड टू फाइंड, दैट वी नीड टू फिगर आउट, ठीक है। अच्छा जी, अब ऑल्टरनेटिव्स कहाँ से आएंगे, ऑल्टरनेटिव्स कैसे बनाएं, क्या करें। ह्यूमन स्टिक टू व्हाट दे नो वर्क्स। अब मैं अगर एक रास्ता इस्तेमाल करता हूँ ना किसी एक जगह जाने के लिए, तो मैं रोज वही रास्ता इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि यार ये काम इससे काम हो जाता है मेरा। एक तरीका जब मेरा एक तरीके से काम हो रहा है तो मैं दूसरा तरीका क्यों ट्राई करूं भाई। मगर क्यों इम्पोर्टेंट है, हमने अभी एक दो बातें की जिससे हमें अंदाजा हुआ कि यार ऑल्टरनेटिव्स इम्पोर्टेंट है। इट इज इम्पोर्टेंट टू ब्रेक आउट ऑफ द बॉक्स ताकि हम कोई नया री इंजीनियर्ड मेथोडोलॉजी कोई लेके तो आ सके। हो सकता है एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाए सिस्टम की, हो सकता है इफेक्टिवनेस इंप्रूव हो जाए सिस्टम की। तो डिजाइनर्स जो हैं दे आर ट्रेन्ड टू कंसीडर ऑल्टरनेटिव्स, सॉफ्टवेयर पीपल जनरली आर नॉट। हालांकि आई वुड डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, ये तो किताब में जो लिखा हुआ है वो है
डिजाइनर्स आर नॉट ट्रेन टू कंसिडर ऑल्टरनेटिव्स। डिजाइनर जो है ना वो तो कहता है कि भाई जो मैंने बना दिया बस वही फाइनल है। सॉफ्टवेयर वाले बेचारे कह रहे होते हैं अच्छा भाई ये डिजाइनर ने बना दिया, अब इसके पीछे पीछे चलो। तो बहरहाल the point is that we need to create alternatives so that we can create alternate user experiences so that user have this ability, this capacity to choose from these different experiences. How do you generate alternatives? Flair and creativity, research and synthesis. Okay, and we need to seek inspiration, similar products or look at very different products. अब Uber का और Careem का इंटरफेस तकरीबन एक ही जैसा है, ठीक है। एयरलिफ्ट का और स्विवल का इंटरफेस तकरीबन एक ही जैसा है। आप किसी ई कॉमर्स स्टोर पे चले जाइए तब सबका इंटरफेस तकरीबन एक ही जैसा है, ठीक है। क्यों एक जैसा है? क्योंकि दे आर ऑलवेज सीकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम वन अनदर। हाँ, कहीं कहीं कुछ एक्सपेरिमेंटेशन किए जाते हैं लेकिन वो बहुत सटल होते हैं, वो बहुत थोड़े से होते हैं। और फिर ये चेक करने के बाद कि यूजर एक्सपीरियंस उनके साथ कैसा है, उनको या तो डिस्कार्ड कर दिया जाता है या फिर कंटिन्यू किया जाता है, ठीक है। एक एक बटन जो है ना, मतलब हमें कहने में और आपको सुनने में, मुझे आपको सुनने में शायद ये ऐसा लग रहा हो कि यार एक बटन से क्या होता है। एक बटन से बहुत कुछ होता है भाई। एक बटन जो है ना वो आपकी जो सेल है, पोटेंशियल सेल और सेल में फर्क बाज दफा एक बटन हो जाता है। रिसर्च इस पे करते हैं कि यार यूजर कार्ट तक आया और कार्ट के बाद आगे क्यों नहीं गया, उसको बटन आपने सही जगह दिया था या नहीं दिया था, उसको विजिबल था बटन या नहीं बटन विजिबल था, ठीक है। जो पेमेंट ऑप्शन थे उसको सही तरह से सही जगह दिए थे, सही वक्त पे दिए थे या नहीं दिए थे, ठीक है। ये सारी चीजें, बिलिंग इंफॉर्मेशन उससे पहले लें या बाद में लें, शिपिंग इंफॉर्मेशन उससे पहले लें या बाद में लें, ये साइन अप कराएं उससे या पहले या बाद में कराएं या नहीं कराएं, ये एक एक स्प्लिट सेकंड डिसीजन। आप खुद मुझे बताइए, आपने कितनी दफा किसी वेबसाइट पे आप गए होंगे, वहां पे आपने कोई चीज ऐड टू कार्ट की और उसके बाद उसने आपसे इंफॉर्मेशन पूछनी शुरू की और आपने कहा छोड़ो यार दफा करो, मैं नहीं लेता यहाँ से। ऐसा हुआ है आपके साथ या नहीं हुआ? 100 times। क्यों? अच्छा, अब ये हमें ऐसा लगता है कि यार ये दिस इज नॉट अ डिजाइन इशू, दिस इज अ डिजाइन इशू। क्यों? क्योंकि यूजर के एक्सपीरियंस को आपने अच्छा रखना है ना टिल दी एंड, ताकि वो काम करे एंड में पहुंच के जो आप चाहते हैं करना। यानी अगर प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं तो आप चाहेंगे कि वो प्रोडक्ट खरीदे, ठीक है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू इनिशियली सीक ऑल्टरनेटिव्स और फिर उन ऑल्टरनेटिव्स में से जिसमें बेहतर सिचुएशन हो उसमें हो। क्या हुआ नबील, लाइट चली गई क्या? यस सर, लाइट चली गई यहाँ पे। यार तुम्हारी अजमत को सलाम है कि लाइट गई में भी तुम इस तरह से जो है वो क्लास ले रहे हो। और ये मसाइल तो हैं बहरहाल सभी के साथ हैं, सर और मेरी मेरे भी साथ लाइट भी नहीं है। क्या तुम्हारी भी लाइट नहीं है? तुम्हारी भी अजमत को सलाम है भाई। और बताओ ये इलेक्ट्रिक का किसकी अल्टरनेट नहीं है ना, किसकी कोई अजमत तभी को ये सलाम होगा। करना है? क्या कह रहे हो? तुम तो कराची में तो नहीं हो ना खुरम? ये इलेक्ट्रिक का अल्टरनेट्स की बात हो रही है, अल्टरनेट्स नहीं है ना हमारे पास, तभी ये हो रहा है। अच्छा हाँ, ऑल्टरनेट्स की बात, एग्जैक्टली सही कह। ऑल्टरनेट्स नहीं है हमारे पास तभी हो रहा है। तो ऑल्टरनेट्स होते तो हम भाई ये देख लेते कि किसका यूजर एक्सपीरियंस ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल सर, सही। ठीक है, तो अच्छा जी आगे चलते हैं। आइडियो टेक बॉक्स की एग्जांपल है। अच्छा, एक काम ही कीजिएगा, बजाय इसके कि मैं ही एक्सप्लेन करूं, आप आइडियो टेक बॉक्स जो है वो YouTube पे सर्च कीजिएगा। मैं अभी भी दिखा सकता हूं आपको YouTube, मगर आप अपने आराम से टाइम पे देख लीजिएगा। आइडियो टेक बॉक्स की एग्जांपल है विद रिगार्ड टू यूजेबिलिटी। ये जरा सा देख लीजिएगा, इसका इंटरेक्शन डिजाइन जो है वो कैसा था, ठीक है। अच्छा, हमने ये बात कर ली है ऑलरेडी कि हाउ डू यू चूज अमंग ऑल्टरनेटिव्स, इवैल्यूएशन विद यूजर्स और विद पेयर्स, प्रोटोटाइप्स आप इवैल्यूएट करते हैं और इवैल्यूएशन के मैकेनिज्म्स हैं बाकायदा, ठीक है। हम जनरल इवैल्यूएशन की बात नहीं कर रहे हैं। हम जब कोई डिसीजन लेते हैं किसी एक डिजाइन को प्रेफर करने का और दूसरे डिजाइन को डिस्कार्ड करने का, तो वी नीड टू हैव सॉलिड रीजनिंग, ठीक है। सॉलिड रीजनिंग आपको याद होगा, बल्कि पता नहीं मुझे खैर किया था कि नहीं किया था, बेल लैब्स ने जो कितने डिजाइन्स बनाए थे जो एनालॉग फोन को डिजिटल फोन में कन्वर्ट कर रहे थे, याद है कुछ वो रिसर्च पेपर? जी सर। कितने डिजाइन्स बनाए थे? कोई 45 के करीब डिजाइन्स थे उनके, ठीक है। तो उनमें से कैसे चूज किया, हर डिजाइन को उन्होंने टास्क एनालिसिस किया, उसकी इवैल्यूएशन की, यूजेबिलिटी इवैल्यूएशन की, ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन की, कॉग्निटिव वॉक थ्रूज किए, एक्सपर्ट इवैल्यूएशंस कराई। उसके बाद कहीं जाके वो टॉप 2 पे आए
और उसके बाद उन्होंने जो सेकंड नंबर का था वो अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। तो वी नीड टू हैव ऑल्टरनेटिव्स, वी नीड टू नो कि टेक्निकल फीजिबिलिटी क्या है, किस कुछ चीजें पॉसिबल नहीं होती, कुछ चीजें होती हैं, क्वालिटी किस में कॉम्प्रोमाइज हो रही है, क्वालिटी थ्रेशहोल्ड्स क्या है, क्योंकि हमारे कुछ क्वालिटी के भी गोल्स होते हैं, कुछ एफिशिएंसी के भी गोल्स होते हैं, कुछ इफेक्टिविटी के भी गोल्स होते हैं। तो हमें सिर्फ यूजर एक्सपीरियंस को ही नहीं देखना, यूजर एक्सपीरियंस एक जगह बहुत अच्छा है मगर एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो ऑब्वियसली आप यूजर एक्सपीरियंस की खातिर एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ना, if efficiency is a much bigger and much important goal, ठीक है। अब प्रोटोटाइप्स, हम प्रोटोटाइप्स की पहले बात कर चुके हैं, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइप्स, वायर फ्रेम मॉडल्स हैं, बेसिक तो दो टाइप्स हैं, एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप्स और थ्रो अवे प्रोटोटाइप्स या पेपर प्रोटोटाइप्स जिनको हम कहते हैं, ठीक है। तो यू डिजाइन प्रोटोटाइप्स टू चूज अमंग द ऑल्टरनेटिव्स। दुनिया में बड़ी प्रोटोटाइप्स बनाई जाती हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले, बल्कि स्पेसिफिकली कलर और अगर पेपर प्रोटोटाइप्स हैं, डिफरेंट कलर के पेपर जो कि कलर्स हों स्पेसिफिकली उस एप्लीकेशन में, वो इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि आप एक्सपीरियंस कर सकें कि ओरिजिनली ये लगेगा कैसा, ठीक है। तो प्रोटोटाइप्स आप बनाते हैं। अच्छा, जो लाइफ साइकिल मॉडल्स हैं वो ये दिखाते हैं हमें कि एक्टिविटीज किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। दे आर आल्सो मैनेजमेंट टूल्स एंड दे आर सिंप्लीफाइड वर्जंस ऑफ हाउ वी टेक थिंग्स इन रियलिटी। लाइफ साइकिल मॉडल्स बहुत सारे हैं, वाटरफॉल मॉडल है, स्पाइडर मॉडल है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल है, माइक्रोसॉफ्ट की बहुत सारे मॉडल्स हैं, HCI में स्टार और यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग मॉडल्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए। या फिर एक सिंपल इंटरैक्शन डिजाइन मॉडल है ये। सबसे पहले यू आइडेंटिफाई नीड्स या यू एस्टैब्लिश रिक्वायरमेंट्स, उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, उसके बाद आप डिजाइन करते हैं, उसके बाद आप इंटरैक्टिव वर्जन बिल्ड करते हैं, उसके बाद आप फिर इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। अगर ठीक है तो ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, अगर नहीं ठीक तो फिर आप नीड्स को देखते हैं कि यार सही थी या नहीं थी, और फिर डिजाइन करते हैं, फिर इंटरैक्टिव वर्जन बनाते हैं, फिर इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। तो इवैल्यूएशन के बाद आप डायरेक्टली डिजाइन भी कर सकते हैं अगर नीड्स आपकी नीड्स जो है वो आपने ऑलरेडी स्टैब्लिश की हुई हैं, आइडेंटिफाई की हुई हैं, और आप फिर इंटरैक्टिव वर्जन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इंटरैक्शन डिजाइन मॉडल है। ये जो वाटरफॉल मॉडल है ट्रेडिशनल, जिसमें हम सबसे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, डिजाइन फेज में डिजाइन करते हैं, कोड करते हैं, टेस्ट करते हैं, मेंटेन करते हैं। इसमें जो हमारे पास ड्रॉबैक था वो क्या था कि जी इसमें आप एक स्टेज से दूसरी स्टेज जंप नहीं कर सकते, यानी डिजाइन से आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस पे नहीं जा सकते डायरेक्टली। अगर आप डिजाइन से रिक्वायरमेंट एनालिसिस पे जाना है तो आपको कोड टेस्ट मेंटेनेंस के बाद जाना पड़ेगा, ठीक है। और इसका एडवांटेज ये है कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, यानी जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड जगहों पे हो रहे होते हैं, उनमें हम वाटरफॉल मॉडल को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट या लाइफ साइकिल क्या उसका क्या होता है, प्रोजेक्ट सेटअप, रैड वर्कशॉप्स है, डिजाइन बिल्ड डिजाइन बिल्ड डिजाइन बिल्ड, फाइनल प्रोटोटाइप, इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो इंटरैक्टिव डिजाइन और बिल्ड जो है ना वो इंटरलीव्ड है, यानी डिजाइन और बिल्ड साथ साथ हो रहा है। एक डिजाइन किया, बिल्ड किया, डिजाइन किया, बिल्ड किया, डिजाइन किया, बिल्ड किया, और आपने देखते रहे कि जी क्या चीज चल रही है। एप्लीकेशन लेवल पे, प्रोटोटाइप लेवल पे आप दिखाते रहते हैं कस्टमर को, फीडबैक कंटिन्यूअसली लेते रहते हैं, और इसी को हम रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कहते हैं। स्पाइरल मॉडल एक पढ़ा था हमने, बोहम्स स्पाइरल मॉडल पहले भी पढ़ा है। वो एक स्पाइरल की तरह होता है और वो सर्कल जो है आगे बढ़ता जाता है, और हमारे पास जो उसकी मुख्तलिफ फीचर्स हैं, स्टेजेस हैं, वो आते जाते हैं, जिसमें रिस्क एनालिसिस से शुरू करते हैं, प्रोटोटाइपिंग, आइटरेटिव फ्रेमवर्क है जो कि आइडियाज को हमें चेक करना और इवैल्यूएट करना अलाउ करता रहता है। इट एक्सप्लिसिटली इनकरेजेस ऑल्टरनेटिव्स टू बी कंसीडर्ड, क्योंकि दैट इज व्हाई इट इज अ स्पाइरल। लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए बेहतर है, सिंपल वंस के लिए ऑब्वियसली टेक्स टाइम। ये है वो स्पाइरल मॉडल। हम यहाँ से शुरू करते हैं अगर, ठीक है, रिव्यू, लाइफ साइकिल प्लान, रिस्क एनालिसिस, प्रोटोटाइप 2 यहाँ पे आई, फिर सिमुलेशन, फिर रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, फिर डेवलपमेंट प्लान, फिर रिस्क एनालिसिस, फिर प्रोटोटाइप 3 आ गई, फिर वही आप बढ़ते जाते हैं। पहले एक छोटी सी चीज होती है, उसको आप बढ़ाते जाते हैं ताकि यूजर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके करीब पहुंचते चले जाएंगे। तो स्टार लाइफ साइकिल मॉडल एक मार्टसन एंड हिक्स ने 89 में दिया। ये इसमें क्या करते हैं, ये इस तरह का होता है कि जिसमें इवैल्यूएशन जो है एट द सेंटर होती है, ठीक है, और देयर इज नो पर्टिकुलर ऑर्डरिंग ऑफ एक्टिविटीज। आप कहीं से भी किसी वक्त भी डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं,
and it is derived from empirical study of interface designers. Evaluation is at the center. कभी task शुरू कर लिया आपने, कभी implementation, कभी prototyping, कभी conceptual और formal design शुरू कर दिया, requirement specification का अगर वक्त आया आपने कहा जी ये ले लो, अब requirements ले लो. There is no formal method of this star model. ठीक है, तो यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल हम तो पढ़ चुके हैं पूरा. यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग के जो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं उसके हवाले से भी जो डेबोरा मेह्यू ने ये रिपोर्ट किया, होलिस्टिक व्यू है यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्रोचेस जो है हमारी उनके साथ लिंक्स बनाता है. आइडेंटिफाइंग रिक्वायरमेंट, डिजाइनिंग, इवैल्यूएटिंग, हमने भी वाटरफॉल मॉडल देखा बिल्कुल उसी की तरह का. ठीक है, तो हमने जो आज की क्लास है उसमें क्या क्या चीजें देखी, जो 4 बेसिक एक्टिविटीज हैं डिजाइन प्रोसेस की वो देखी, 3 प्रिंसिपल्स जो हैं वो देखे, और उसके बाद हमने लाइफ साइकिल मॉडल्स देखे कि वो इंटरैक्शन से, वो जीयूआई से, डिजाइन से किस तरह से रिलेटेड है. ठीक है, अब कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए. जी, एनी क्वेश्चंस?